तो देखिए जैसा सवाल दिया हुआ है, पहला सब उदाहरण है, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। तो उसकी औसत चाल क्या है? यहाँ पे दो दूरियां दे रखी है और दो अलग अलग समय दे रखे थे। तो हम वस्तु के तौर पे हम एक कार की कल्पना कर लेते हैं। कार, जो कि कार है, वो कार पहली जो दूरी हम लोग ले लेते हैं, पहली दूरी कितनी तय कर रही है? पहली दूरी को हम मान लेते हैं S1 और उसने तो तय की है 16 मीटर। और फिर उसी दूरी को तय करने में लगा समय में जो समय लगा है वो हमारे पास है 4 सेकंड। अब ये स्थिति वापस हो रही है कि अगली वापस 16 मीटर, तो हम लोग दूसरी दूरी ले लेते। दूसरी दूरी S2 ले लेते, वो भी 16 मीटर है। पर इस बार इसे तय करने में समय जो लग रहा है इस तय जो समय है ये है इस बार 2 सेकंड। जरूर इसकी रफ्तार बढ़ गई है तभी 16 मीटर की दूरी। तो इस समय को मैं T1 ले लेता हूँ और इस समय को मैं T2 ले लेता हूँ। अब औसत चाल का जो सूत्र होता है, औसत चाल बराबर कुल दूरी, कुल तय की गई दूरी और इस दूरी को तय करने में लिया गया कुल समय। तो हम ले लेते कुल समय। तो औसत चाल के जगह में लिख देंगे कुल दूरी कितनी है, S1 पहली दूरी, और कुल निकालेंगे तो उसमें जोड़ कर देंगे S2 की, और कुल समय कितना है T1 प्लस T2। अब इनके मान रख दो जो जो हम लोग ले चुके हैं यहाँ पे। तो देखिए S1 है 16 मीटर और S2 है 16 मीटर, तो ऊपर लिख दिया, ऊपर लिख देते हम लोग 16 मीटर प्लस 16, और नीचे की तरफ देखिए T1 कितना ले रहे हैं हम लोग, यहाँ 4 सेकंड दिया हुआ है, और दूसरा जो T2 है वो 2 सेकंड दिया हुआ है। तो ये हो गया हमारे 16 और 16 हो गए 32, और ये हो गया 4 और 2 6 हो गया। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, तो इसको सॉल्व करने पर जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा 6, और ये आ जाएगा लगभग 5.33 और मीटर प्रति सेकंड। इसको मीटर प्रति सेकंड लिख सकते हैं, या इस तरह से नहीं लिख सकते तो इसको हिंदी में भी इस तरह से लिखा जा सकता है, मीटर बटा सेकंड। जो भी ठीक लगे, जो याद करने में सुविधा हो, वह मात्रक उपयोग में लिया जा सकता है, इसकी जगह ये भी। अब देखिए अगला उदाहरण दूसरा, यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है और यात्रा समाप्ति पर 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। यदि यात्रा में 8 घंटे लगे तो कार की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटे तथा मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करो। तो पहले मैं आपको ओडोमीटर के बारे में जानकारी दे देता हूँ कि ओडोमीटर होता क्या है। तो आपने गाड़ियों में इस तरह के मीटर लगे हुए देखे होंगे, ये हमारा ओडोमीटर है, कार में, बाइक में, ठीक है, इस तरह से। पर अगर ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें 2 मीटर सम्मिलित है एक साथ। अगर मैं इस पहले वाली को बात करूँ तो ये जो पहले वाला जो मीटर आपको दिख रहा है जिसमें ये कांटा लगा हुआ है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 से लगा के 120 तक, ये वास्तव में ओडोमीटर का जो भाग है इसको स्पीडोमीटर कहते हैं, जिसमें कांटा लगा हुआ है। गाड़ी जैसे जैसे रफ्तार पकड़ती है, जैसे जैसे गति करती है, उसकी स्पीड बढ़ती है, ये धीरे धीरे आगे कांटा बढ़ता है। मतलब ये पहले
ये 10 पे जाएगा, फिर 20 पे जाएगा। मान लो 60 की स्पीड से चल रही है तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार है। 100 की स्पीड से गाड़ी चल रही है, वाहन गति कर रहा है तो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये बताएगा। इसे स्पीडोमीटर कहते हैं और ये कांटा है, ये स्पीड को बताता है। अब रही बात ओडोमीटर की, तो आप यहाँ नीचे देखिए, यहाँ संख्या में कुछ लिखा हुआ है जो कि है 91,308 है। वास्तव में ये हमारा ओडोमीटर है जो दूरी बताता है। इसे कहते हैं दूरी बताने वाला यंत्र ओडोमीटर, परंतु ये अलग से नहीं लगता, ये स्पीडोमीटर के साथ में ही लगता है, इसीलिए इसका प्रयोग करते हैं। तो हमारे जो प्रश्न में पूछा गया है वो कुछ इस प्रकार से है, जो ये 91,308 है, इसकी जगह जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं या हमारी यात्रा हम प्रारंभ करते हैं तब यहाँ पे 2000 था, और जब हम गाड़ी को चलाते 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 आगे लेके गए और यात्रा हमारी समाप्त हो गई तो इस 2000 की जगह 2400 हो गया। तो इसका मतलब गाड़ी 400 किलोमीटर चली है। तो ये जो ओडोमीटर है ये हमारी दूरी, वाहनों के द्वारा जो दूरी तय करते हैं वो मापने के लिए प्रयोग किया जाता है यंत्र। आपको इसके बारे में समझ में आया होगा। तो जैसा आपने देखा कि ओडोमीटर की रीडिंग बताई जा रही है, पहले 2000 किलोमीटर, मतलब वो जो दूरी थी वो 2000 किलोमीटर कार पहले से ही चल चुकी थी, तो 2000 किलोमीटर पे था। अब कार चलते 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 जब यात्रा रुक गई तो उसमें ओडोमीटर में रीडिंग बताई 2400 किलोमीटर। तो अर्थात वो कार है जो केवल 400 किलोमीटर ही चली है, और ये जो यात्रा तय हो रही है उस 400 किलोमीटर तय करने में जो समय लग रहा है वो 8 घंटे है। तो अब उसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटे में भी निकालनी है और मीटर प्रति सेकंड में भी निकालनी है। तो हम इसको कैसे करेंगे वो देख लीजिए। तो हम हल करते हैं इसको। तो ओडोमीटर की जो प्रारंभिक रीडिंग है, ओडोमीटर की फर्स्ट जो रीडिंग है, फर्स्ट रीडिंग ले लेते हैं हम लोग 2000, ये है किलोमीटर। और जो सेकंड रीडिंग है वो हमारे पास है 2400 किलोमीटर। तो कार कितना चली, तो कार द्वारा तय दूरी, कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, वो हम 2400 में से 2000 को घटा देते, तो हमारे पास आ गई 400 किलोमीटर कार ने कुल दूरी तय की है। अब इस दूरी को तय करने में लिया गया समय, तो लिया गया समय ये कितना है, 8 घंटे। जो दूरी है उसको तो मैं s ले लेता हूँ और जो समय है उसको मैं t ले लेता हूँ। तो अब वापस वही हो गया, औसत चाल का जो सूत्र है वो तय की गई कुल दूरी बटा लिया गया कुल समय। तो तय की गई कुल दूरी कितनी है हमारे पास, s मान रहे हैं, और लिया गया समय कितना है, t मान रहे हैं। s की जगह कितना लिया गया है, 400 किलोमीटर, तो हमने ले लिया इसको 400 किलोमीटर। यहाँ किलोमीटर लगा दीजिए ताकि मात्रक साथ साथ में पता चलता रहे। और 8 घंटे टी है, टी की जगह 8, और यहाँ पे घंटे की जगह मैं h लिख देता हूँ, आवर कहते हैं। तो इसमें 8 का भाग दूंगा तो मेरे पास औसत चाल आ जाएगी 50, और किलोमीटर तो है ही, और बटे में घंटा आ गया, तो किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसका आंसर हो गया। तो ये तो आ गया किलोमीटर प्रति घंटे में। अब ये पूछ रहा है कि इसको मीटर प्रति सेकंड में भी बदलना है। तो देखिए, अगर मैं इस 50 किलोमीटर को, हमारा जो उत्तर है वो मीटर प्रति सेकंड में क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड में हम क्या कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं। किसको करना है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे को। तो देखिए ये 50 लिखा है,
किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो मैं गुना का निशान लगा देता हूँ। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो हमने लिखा यहाँ 1000, और चूँकि किलोमीटर को मीटर में बदल दिया है तो यहाँ पीछे लिख दीजिए मीटर। और नीचे क्या है, घंटे, तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो वो होते हैं 3600 सेकंड। और चूँकि सेकंड में लिख दिया है तो यहाँ आ जाएगा सेकंड। ये h बदल चुका है s में, मीटर प्रति सेकंड में। अब हम लोग इसको हल कर देते हैं। तो जब इसको हल किया जाएगा, ये 50 का तो 2 जीरो से 2 जीरो, और जब हम इसको हल करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 13.9, और ये मीटर पीछे है ही है, और बटे में सेकंड। आप चाहे तो इस मीटर प्रति सेकंड को एक और तरीका जो चलन में है उसको ms-1 लिख सकते हैं। उसी प्रकार से किलोमीटर वर्ग को kmh-1 लिख सकते हैं। ये दोनों हमारे आंसर होंगे। तो उदाहरण तीसरा हम लोग देखते हैं कि उषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है। वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है तथा वापस आती है। इस दौरान वह 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है। उषा की औसत चाल और औसत वेग ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम लोग इसको हल कर देते हैं कि उषा मान लो कोई तालाब है, और ये इसका ए सिरा है और ये अपना बी सिरा है। ये जो उषा है वो यहाँ से, और ये टोटल जो लंबाई है वो हमारी है 90 मीटर। तो उषा पहले ए से बी जाती है और बी से वापस ए आ जाती है। तो वो जो कुल दूरी तय करती है, कुल दूरी जो तय हुई है वो हमारी हुई है 180 मीटर। और फिर ये बोलती है कि इस 180 मीटर को तय करने में लिया गया समय, तो जो समय है उस समय हमारा लिया है वो है 1 मिनट, 1 मिनट का समय। तो हमें औसत चाल निकालनी। औसत चाल अगर हम लोग निकालेंगे तो वही तय की गई कुल दूरी सूत्र हम लोग जानते ही हैं, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी अगर देखी जाए तो 180 मीटर है और कुल समय हमारा 1 मिनट है। तो यहाँ हम लोग अपने मात्रक के हिसाब से यहाँ पीछे पीछे भी लिख देते हैं, और ये 1 मिनट है। तो हमारा बच्चों आंसर आ गया है 180 मीटर प्रति मिनट, मिनट की पावर -1। तो ये तो मीटर प्रति मिनट है, इसको मुझे बदलना है मीटर प्रति सेकंड में। तो अगर मीटर प्रति सेकंड में हम लोग इसको बदलना, ये भी आंसर लिख सकते हैं। अगर हम इसको मीटर प्रति सेकंड में लिखना चाहें, बदलना चाहें, तो देखिए ये 180 ये तो मीटर ही है, और नीचे कितना मिनट है, 1 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो हमने आंसर लिख दिया यहाँ पे 60। और यह मिनट की जगह, ये मिनट को बदल दिया सेकंड में, तो यहाँ मीटर की जगह आ जाएगा सेकंड। तो हमारा आंसर आ गया ये 3 छतिया 18 हो गया। तो हमारा आंसर आ गया 3 मीटर प्रति सेकंड। अब दूसरी बात ये है कि ये पूछ रही है, पहला तो ये क्लियर हो गया हमारा। अब ये दूसरी स्थिति में पूछ रही है कि इसका औसत वेग निकालना है। तो अगर औसत वेग निकाला जाए, औसत वेग, अगर मैं औसत वेग को निकालूं तो औसत वेग का जो सूत्र है वो है कुल विस्थापन बटा कुल समय। तो इधर हमको ध्यान देने वाली बात ये है कि हमारा प्रारंभिक बिंदु A है, फिर हम B पर जाते हैं और B से वापस अंतिम बिंदु A पर आ जाते हैं। तो जब प्रारंभिक बिंदु भी वही होगा और अंतिम बिंदु भी वही होगा, तब हमारा तय किया गया जो कुल विस्थापन है वो आ जाएगा 0। और नीचे कुल समय 1 मिनट है, तो हमारा आंसर आ गया
0 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि विस्थापन तय ही नहीं विस्थापन। अगला उदाहरण देखिए, विरामावस्था में राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है और 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करता है। वह इस प्रकार ब्रेक लगाता है कि यह दूसरी स्थिति, वह इस प्रकार ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो दोनों स्थितियों में त्वरण ज्ञात करें। चलो इसे हल करते हैं हम लोग आगे। देखिए, विरामावस्था में राहुल अपनी साइकिल को चलाना प्रारंभ करता है, अर्थात विरामावस्था मतलब प्रारंभ में वो विराम था, अर्थात रुका हुआ था। तो हम लोग ले लेते हैं उस राहुल का प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग को हम लोग बताते हैं u से, और u कितना दिया हुआ है हमारे पास, प्रारंभ में वो विराम था, इसका मतलब 0 मीटर प्रति सेकंड, कुछ वेग ही नहीं था, रुका हुआ था, स्थिर था। अब समय कितना बीत जाता है, 30 सेकंड का। 30 सेकंड के बारे में बताया जा रहा है। 30 सेकंड में वो वेग 0 से बढ़ के 6 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो अंतिम वेग हम लोग लिखते हैं, राहुल का जो अंतिम वेग है साइकिल पर, वो v बराबर हो गया हमारा 6 मीटर प्रति सेकंड। अब इस 0 से 6 मीटर तक पहुंचने में उसको समय कितना लग रहा है, उसको समय लग रहा है 30 सेकंड। अर्थात जो समय है उसको हम लोग ले लेते हैं t, और वो कितना लग रहा है 30 सेकंड। तो इसे हल करते हैं। क्या पूछा जा रहा है, दोनों स्थितियों में त्वरण ज्ञात कीजिए। तो पहली स्थिति में त्वरण का सूत्र अगर हम लोग लगाए तो त्वरण a बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। ये हमने त्वरण का सूत्र सीखा है। तो a बराबर अंतिम वेग को हम लोग लिखते हैं v, प्रारंभिक वेग को u, और नीचे लिख दिया t। अब इसको मान रख के हल करेंगे तो ये हमारा आंसर कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। v की जगह हमने लिख दिया 6 जैसा हमारे पास है, u की जगह लिख दिया 0, और t की जगह लिख दिया हमने 30। तो 6 मीटर प्रति सेकंड है 30, तो ये हो गया हमारा 6/30। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/5। 1/5 का अर्थ होता है a बराबर 0.2 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया प्रथम स्थिति। ये कौन सी स्थिति हम लोग ले रहे हैं, ये कौन सी स्थिति, ये हम लोग ले रहे हैं प्रथम स्थिति को लेते हैं हम लोग, प्रथम स्थिति को हल कर देते हैं। अब यहीं पे पास में मैं दूसरी स्थिति को हम लोग हल कर लेते। तो यहाँ पे ले लेते स्थिति सेकंड। अब स्थिति सेकंड में ये क्या बोल रहा है कि जो अब राहुल क्या है कि ये जो साइकिल है वो तो लगातार चल रही है, और चल किस वेग से ले रही है, 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, और वो क्या लगा देता है, अचानक उसमें ब्रेक लगा देता है। तो ब्रेक लगाने से 5 सेकंड बाद उसका वेग 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो यहाँ पुनः हम लोग लिखेंगे प्रारंभिक वेग, हमने लिखा प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग को वापस मैं u से नाम दे देता हूँ जैसा हमारे पास है। तो इस बार ये जो साइकिल है वो पहले से ही चल रही है, जो साइकिल है वो हमारी पहले से ही चल रही है। कितने वेग से चल रही है, 6 मीटर प्रति सेकंड। तो 6 मीटर प्रति सेकंड से चलती हुई साइकिल को ब्रेक लगाना है। तो प्रारंभिक वेग हो गया हमारा 6 मीटर प्रति सेकंड।
और अंतिम वेग, ब्रेक लगाने के बाद जो अंतिम वेग है वो अंतिम वेग v है, वो v हमारा हो गया है 4 मीटर प्रति सेकंड, 4 मीटर प्रति सेकंड। अब इस 6 मीटर से 4 मीटर तक पहुंचने में जब उसने ब्रेक लगाया तब उसको कितना समय लग रहा है, ये लग रहा है हमारा 5 सेकंड का समय। तो हम लोग लिख देते समय बराबर, समय t बराबर हम लोग ले लेते 5 सेकंड। 5 सेकंड लग रहा, तो त्वरण ज्ञात करना है हमको। इस बार जो त्वरण होगा a, वो रोकने वाला त्वरण, ये गति करवाने वाला त्वरण है, ये त्वरण रोकने वाला अर्थात ये मंदक है, ठीक है ना। तो हम लोग मंदक निकालेंगे इसका। तो सूत्र वही है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। इसलिए मैं दोबारा सूत्र नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट यही लिखता हूँ, v माइनस यू बटे टी। तो a बराबर v की जगह कितना है 4, इसकी जगह आ गया 6 और नीचे आ गया 5। तो a बराबर आ गया -2/5। ये तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब हमारा उत्तर 2 में 5 का भाग दे ले, लेकिन जो भी उत्तर आएगा हमारा माइनस में आएगा, वो आ जाएगा a बराबर -5 का 2 में, तो ये आ गया 0.4 और त्वरण का मात्रक जिसमें त्वरण को मापा जाता है वो हो गया मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। ये हमारे दूसरा आंसर आ गया। यहाँ ऋणात्मक चिन्ह इस बात को दर्शाता है कि 0.4 ऋणात्मक नहीं है। ये 0.4 का अर्थ तात्पर्य ये है कि जो माइनस चिन्ह है ये बता रहा है कि त्वरण गति के विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है। जो साइकिल की गति हो रही है, मतलब साइकिल को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो त्वरण उसको रोकने का काम कर रहा है। और प्लस का मतलब ये है कि साइकिल आगे चल रही है तो त्वरण भी उसी की दिशा में चल रहा है।